ओके गाइस, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपीमर्स। ओके, चलिए देखते हैं भाई एपीमर्स क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके अगेन 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म चैप्टर की। आपने वहां पर कई वैरायटीज के आइसोमर्स देखे होंगे, ठीक है। आप लोगों ने एनेंशियोमर देखा, आप लोगों ने डायस्टीरियोमर देखा, ठीक है। आप लोगों ने कई तरीके के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी देखे, ओके, और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी देखे। चलिए आइए उसी पॉइंट ऑफ बेसिस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एपीमर्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना। ओके, बेसिकली एपीमर्स क्या होता है? अ पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। अब डायास्टीरियोमर्स में मुझे पता है क्या याद आता है। अकॉर्डिंग टू 11th क्लास मुझे याद आता है कि रेस्ट्रिक्टेड पाई बॉन्ड रोटेशनल सिस्टम, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, जिसके अक्रॉस रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 डिसाइड करते थे, फिर किसी एक टर्मिनल को पकड़कर उसकी रिमेनिंग दोनों वैलेंसीज की आपस में इंटरचेंज करते थे। इससे क्या होता था, सेम ग्रुप जो पहले सेम साइड होते थे अब वो अपोजिट साइड चले गए। सेम ग्रुप जब सेम साइड होते तो जनरली उन्हें हम लोग सिस कहते थे और अपोजिट भेजने के बाद उन्हें हम ट्रांस कहते थे, ठीक है। लेकिन यहां कहानी दूसरी होगी। क्या कहानी होगी, आइए देखते हैं। अ पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स, a pair of diastereomers that differs only in the configuration। डायस्टीरियोमर्स का जो पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिफर करेगा। ऐसा क्यों? अबाउट ऑफ अ सिंगल कार्बन एटम, यहां तो कहानी पलट गई। 11th क्लास में पढ़ा था कि डायस्टीरियोमर्स आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल पाई बॉन्ड सिस्टम। यहां तो सिंगल कायरल कार्बन एटम के अक्रॉस हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। चलिए बढ़िया बात है, फिर अच्छे से समझते हैं क्या लिखा है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स दैट डिफर्स ओनली इन दी कॉन्फ़िगरेशन। कि डायस्टीरियोमर का एक ऐसा पेयर है जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में डिफर कर रहा है। अबाउट ऑफ अ सिंगल कार्बन एटम, सिंगल कार्बन एटम के अक्रॉस, ओके, आर सेड टू बी एपीमर्स। बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो एपीमर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास अवेलेबल है डी प्लस ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का जो लास्ट कायरल कार्बन एटम है उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, इसलिए इसको डी कहा जा रहा है। और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला कंपाउंड है, इसलिए इसको प्लस कहा जा रहा है, ठीक है। सो डी प्लस ग्लूकोज इज द एपीमेरिक विथ डी प्लस मैनोज। ये दोनों आपस में डायास्टीरियोमर्स हैं, दोनों आपस में एपीमर्स हैं। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सिंगल कार्बन एटम के अबाउट देखा जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ और भी है, डी प्लस ग्लूकोज इज एपीमेरिक विथ डी प्लस मैनोज एंड डी प्लस गैलेक्टोज। चलिए देखते हैं कैसे, देखो जरा, आइए भाई। आपके पास अवेलेबल है डी प्लस गैलेक्टोज, डी प्लस ग्लूकोज एंड डी प्लस मैनोज। आइए देखते हैं क्या सीन है। लास्ट कायरल एटम दिख रहा है, OH ग्रुप राइट हैंड साइड, सही लिखा है डी। लास्ट कायरल कार्बन एटम दिख रहा है, OH ग्रुप राइट हैंड साइड, सही लिखा है डी। लास्ट कायरल कार्बन एटम OH ग्रुप राइट हैंड साइड, सही लिखा है डी। ये तो हमने अलग ही कहानी बात कर ली। अब बात करते हैं भाई हमारे गैलेक्टोज, हमारे ग्लूकोज और हमारे मैनोज के बारे में, ओके। सो दोस्तों, आप जरा कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4 पे आइए।
4 पे आ जाइए। यहां पे डिफरेंस किस किस चीज का है? सिर्फ कार्बन नंबर 4 में जो OH ग्रुप है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, किसमें? गैलेक्टोज में। और वहीं कार्बन नंबर 4 आपके ग्लूकोज में राइट हैंड साइड पर है। इतना सा डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। देख लो, ये राइट हैंड साइड है तो यहां भी राइट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो यहां भी लेफ्ट हैंड साइड था। फर्क कहां पे नजर आया? डिफरेंस कहां पे नजर आया? 4th नंबर के कायरल कार्बन एटम पर नजर आया। जहां एक तरफ गैलेक्टोज में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, वहीं ग्लूकोज में OH ग्रुप राइट हैंड साइड है। ओके, समझ में आई मेरी बात? अब और आगे देखते हैं मैनोज में। मैनोज में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा 2nd नंबर कार्बन पर ही। 2nd नंबर कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है और ग्लूकोज में 2nd नंबर का कार्बन अगर देखा जाए तो वो राइट हैंड साइड है। आ गया नजर? अब बाकी सब कुछ सेम है ग्लूकोज और मैनोज में। देखो, 3rd नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड, यहां 3rd नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड, यहां 4th नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड, यहां 4th नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड, या 5th नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड, यहां पर 5th नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड। क्या बोलूंगा मैं भाई? किसी एक कायरल कार्बन पर, किसी सिंगल कार्बन एटम पर आपको कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट नजर आ रहा है। गैलेक्टोज में वो कार्बन कौन सा है? गैलेक्टोज में वो कार्बन है 4 नंबर का। ग्लूकोज में वो कार्बन कौन सा है? ग्लूकोज में भी वो कार्बन है 4 नंबर का। यानी कि हमारा गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में क्या है? एपीमर्स। अब ग्लूकोज और मैनोज में डिफरेंस देखा जाए तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 और मैनोज का कार्बन नंबर 2 आपस में क्या है? एपीमर्स। समझ गए? चलिए आगे बढ़े बाबा, आगे बढ़े। और गैलेक्टोज और मैनोज भी अगर देखे जाएं, गैलेक्टोज और मैनोज भी अगर देखे जाएं तो वो क्या है आपस में? एपीमर्स। अब हम लोग बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स की। किसकी? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि एल्डोज और कीटोज जो है वो अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं। जब एल्डोज और कीटोज रिएक्ट करेंगे अल्कोहल से तो सबसे पहले वो हेमी एसिटल प्रोड्यूस करेंगे और हेमी कीटल्स प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि जब आपके एल्डोज ने अल्कोहल से रिएक्शन करी तब हेमी एसिटल प्रोड्यूस हुआ। एसिटल आप जानते हैं ना, एसिटल्स कौन होते हैं? लास्ट में Al लिखा हुआ है, यानी कि कौन बच्चा पार्ट है? अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स अल होता है और एल्डोज और कीटोस के लिए जो प्रीफिक्स वर्ड यूज किया जा रहा है वो क्या है भाई? एल्डोज के लिए हेमी एसिटल, कीटोस के लिए हेमी कीटल। ठीक है, एंड देन एसिटल्स एंड कीटोस। अब आगे की कहानी आती है भैया, आपके पास तो एल्डिहाइड लाइक दिस, उसने अल्कोहल से रिएक्शन करी, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन देखी जा रही है जिसमें हेमी एसिटल और एसिटल दोनों बन रहे हैं रिस्पेक्टिवली। कैसे भैया? एल्डिहाइड ने जब पहली बार अल्कोहल से रिएक्शन करी, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन हुई, यानी कि हेमी एसिटल बना। हेमी एसिटल को ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी नहीं आ रही होगी भाई। ये है कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन नीचे लटका पड़ा है, हाइड्रोजन। हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए। इससे एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर तैयार हुई लाइक दिस, कार्बोकैटायन तैयार हो रहा है लाइक दिस। ये बन जाएगा O- H एज इट इज, लटक जाएगा।
ROH का मतलब क्या होता है हम ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ROH का मतलब क्या होता है बेटा, अगर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। मेरे पास दो तरीके हैं बॉन्ड ब्रेक करने के, या तो मैं ROH का बॉन्ड ब्रेक कर दूं या तो मैं RO और H का बॉन्ड ब्रेक कर दूं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखिए, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप यहां पर आएगा, R का मतलब होता है एल्काइल, एल्काइल मतलब कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 और हमारे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5, डिफरेंस आया कितने का समझ जाइए, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं ROH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करूं, ठीक है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिफॉर्मेशन होगा, ये तो तय है। क्यों, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट स्पीशीज। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.1, डिफरेंस ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट सिचुएशन के कंपैरिजन में। तो मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि मुझे क्या मिलेगा यहां पर RO-, क्या मिलेगा बच्चा बाटे, RO- एंड H+ आयन। ये RO- कहां अटैक करेगा, कार्बन की तरफ, और ये H+ कहां अटैक करेगा, OH की तरफ। तो क्या बनेगा, हेमी एसिटल ही तो बनेगा मेरे भाई लोग, क्या बनेगा, हेमी एसिटल। अब यहां पर देखा जाए तो वाटर का मॉलिक्यूल मैं रिमूव करना चाहता हूं। भैया वाटर का मॉलिक्यूल कैसे रिमूव करेंगे, आप फिर से ROH लेकर आइए, आप चचा फिर से ROH लेकर आइए। आप ROH किस फॉर्म में लाए, आप ROH फिर से RO- और H+ की फॉर्म में लेकर आए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, और वो रिक्वेस्ट क्या रहेगी कि भैया ये जो OH है, इस OH को जरा ढंग से देखिए, इसमें कहीं ना कहीं O- H+ आयन अवेलेबल है। तो भैया ये यहां पर अब आपको समझना है कि क्या हो रहा है, क्या मैं यहां पर देखूं, क्या मैं यहां पर देखूं, मुझे वही चीज देखनी है, अबे वही देखना है ना, ठीक है। अब यहां पर कहानी थोड़ी अलग है, अब यहां पे कहानी थोड़ी अलग है बेटा। कहानी अलग कैसे है, जरा सोचिए, सोचो सोचो सोचो। भाई क्या मैं कह दूं कि पूरा का पूरा अल्कोहल ग्रुप निकाल लो वाटर बनाने के लिए, या मैं ऐसा लिख दूं, या फिर मैं ऐसा लिख दूं कि भैया तुम्हारे पास कार्बोकैटायन था, तुम्हारे पास OH- आयन था, चलो ठीक है मान लिया। तो बहुत ही इजी है, यहां से H+ बाहर निकाल लो, ये H+ जाएगा कहां, इसके साथ क्या बन जाएगा, वाटर। R+ कहां जुड़ जाएगा, O- के साथ, तो यही तो हुआ है, क्या बना है, एसीटल, है ना, यही तो हुआ है। कीटोन की कहानी देख लें एक बार बच्चों, कीटोन की कहानी में भी यही हुआ है कि ये यहां जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर अगर मैं यहां पर बात करूं किसके बारे में बेटा, RO- के बारे में और H+ के बारे में, तो RO- आएगा आपके कार्बोकैटायन की तरफ और H+ आएगा आपके ऑक्सीजन की तरफ, जिससे आपको बनता हुआ दिखेगा हेमीकीटल लाइक दिस। उसके बाद आप फिर से ROH जोड़ दीजिए, वाटर निकलेगा जैसे कि एल्डिहाइड के केस में निकला था, और ये बन जाएगा कीटल। 2 OR ग्रुप अवेलेबल हैं। समझ में आ रही मेरी बात, आई गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े चचा, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने वाले मोनोसैकेराइड का, तो उससे पहले ये सारी चीजें क्लियर कर ली, ठीक है। अब जो मोनोसैकेराइड है, वी नो वेरी वेल, मोनोसैकेराइड जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी अवेलेबल होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड कंटेन्स अ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड एन एल्डिहाइड और अ कीटो ग्रुप। कॉमन सेंस है तो। आगे बढ़े जरा और देखते हैं क्या लिखा है। सो देयरफॉर, यानी कि इसलिए, एनी वन ऑफ दी OH ग्रुप, एनी वन ऑफ दी OH ग्रुप यूजुअली कार्बन नंबर 4 का ले सकते हैं या फिर कार्बन नंबर 5 का भी ले सकते हैं, ठीक है। इन एल्डोहेक्सोस,
सुनना, इन एल्डोहेक्सोस या फिर कार्बन नंबर 5 या कार्बन नंबर 6 भी ले सकते हैं कीटोहेक्सोस का, ठीक है, may combine with aldehyde और कीटो ग्रुप टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हेमीएसिटल और हेमीकीटल। समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे समझ, सुनो मेरी बात भाई। तुम्हारे पास था एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस का कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 5 आपके एल्डिहाइड या एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ सकता है, ठीक है। कीटोहेक्सोस का कार्बन नंबर 5 या कार्बन नंबर 6 आपके कीटो ग्रुप से जुड़ सकता है, और क्या बनाएंगे ये, हेमीएसिटल या हेमीकीटल, ठीक है, ये बनाएंगे। ओके, तो एक ओपन चेन फॉर्मूले को देखें, ठीक है। द ओपन चेन फॉर्मूले डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जो ओपन चेन फॉर्मूले होते हैं, कौन से फॉर्मूले बेटा, फिशर प्रोजेक्शन। जो ओपन चेन फिशर प्रोजेक्शन है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। किसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को, मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है। सो देयर एक्चुअल स्ट्रक्चर आर साइक्लिक, ठीक है, एंड दैट इज इन्वॉल्विंग 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स। या तो वो 5 मेंबर की रिंग बना रहे होंगे या तो वो 6 मेंबर की रिंग बना रहे होंगे, ठीक है। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है मोनोसैकेराइड का, दैट इज साइक्लिक ओनली, ठीक है। और यहां पर जब वो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बना रहे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एटम की आपको लिंक दिखाई देगी, ठीक है। सो और आगे की कहानी है, देखिए जरा। द 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम, ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट्स सिमिलैरिटी विथ फ्यूरान, उसकी सिमिलैरिटी फ्यूरान से होती है, ये, ठीक है। सो गाइस, इसलिए हम लोग ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, फ्यूरानोस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, द 5 membered ring containing 1 oxygen because of its similarity with furan, so it is called as furanose. Okay, so it is called as furanose form, and 6 membered ring जिसमें 1 oxygen atom होता है, ठीक है, ये किसके साथ दिखाई देता है, दिस इज नोन एज पायरेन, like this. So that is why we will known as pyranose only. This is your furanose type, this is your pyranose type. Okay, short form लिख देता हूं, F लिख देता हूं, समझ जाइएगा, furanose and pyranose. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूरान आपका इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है 5 मेंबर्ड, और पायरेन आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है 6 मेंबर्ड। यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। ये है ऑर्गेनिक का रियल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ गाइस, अब हम लोग जरा साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लें ग्लूकोज का। ग्लूकोज में भी कौन, एनोमर्स की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। अच्छा, एनोमर्स क्या होते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। मैं बात करना चाहता हूं यहां पर अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, डी से मैं समझ गया कि भैया जो मेरा लास्ट कायरल एटम था यहाँ पे OH ग्रुप हुआ होगा, ये रहा भैया। ये जो डी पॉजिटिव ग्लूकोज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो कायरल कार्बन है नंबर 5, OH ग्रुप है राइट हैंड साइड, ओके, ठीक है। ये है आपका इस वक्त ओपन चेन टाइप, आप देख सकते हैं ओपन चेन टाइप फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर एंड एल्डिहाइड ग्रुप हैविंग डबल बॉन्ड, सो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अप्रोच कर लेंगे और हाइड्रोजन निकल के यहाँ चिपक जाएगा। भैया क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल के यहाँ चिपक जाएगा, चिपक गया तो ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है, चिपक गया तो ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज,
ठीक है। अल्फा पोजीशन कहाँ है भैया, जो आपका मेन ग्रुप था, मेन नंबर था कार्बन का। बीटा क्या होता है मेरे भाई, देख लो बीटा में क्या है, OH है राइट हैंड साइड, वहां OH है लेफ्ट हैंड साइड, यहां OH है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहां देखो H H सेम साइड, OH OH सेम साइड, कहां फर्क आया है, अल्फा यानी कि कार्बन नंबर 1 और बीटा यानी कि कार्बन नंबर 1, चेंज यहां आया है। एक है राइट हैंड साइड, एक है लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आर एनोमर्स, बोथ आर एनोमर्स। ओपन चेन वाले एपीमर्स होते हैं, साइक्लिक वाले एनोमर होते हैं, ठीक है, समझ गए। ये क्या है बेटा आपका बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, समझ गए। नाउ फिर हम बात करते हैं आगे की, जब हेमी एसिटल बनता है कार्बन नंबर 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ड्यूरिंग हेमी एसिटल फॉर्मेशन, ड्यूरिंग हेमी एसिटल फॉर्मेशन कार्बन नंबर 5 OH ग्रुप, कार्बन नंबर 5 का जो OH ग्रुप है किसका, ग्लूकोज का, कंबाइंस विथ व्हाट, कार्बन नंबर 1 किसके साथ, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, यही हुआ ना अभी थोड़ी देर पहले देखा। सो एज अ रिजल्ट व्हाट, कार्बन नंबर 1 बिकम्स कायरल, कायरल हो गया ना, देख लो जरा, एक तरफ OH है एक तरफ OH है और साइक्लिक जुड़ा हुआ है, सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो गए, कायरल हो गया, असिमेट्रिक हो गया वो, ठीक है। ओके, सो दैट एज टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ H एंड OH ग्रुप, तो दो पॉसिबल हो गए। तो भाई अगर राइट हैंड साइड है तो आपने अल्फा बोल दिया, लेफ्ट हैंड साइड है तो आपने बीटा बोल दिया, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। ओके, सो अगर अदर वर्ड्स में बोलूं तो एक है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और एक है हमारा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, यानी कि डी ग्लूकोज की दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म अवेलेबल होती हैं, ठीक है, आपके डी ग्लूकोज की दो स्टीरियो आइसोमर फॉर्म अवेलेबल होती हैं, फर्स्ट वन इज डी अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज बीटा डी ग्लूकोज। ओके, आइए, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर, साइक्लिक फॉर्म, दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज योर अल्फा नंबर कार्बन, OH ग्रुप इज बॉटम साइड, आप कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड है, दिस इज योर बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज योर कार्बन नंबर 1 बीटा कार्बन, OH ग्रुप अपवर्ड साइड, जिसे जनरली आप लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ओरिजिनल अरेंजमेंट इन साइक्लिक फॉर्म, दीज आर एनोमर ऑफ ईच अदर, these are एनोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में, तो जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पर, ये कहां है, टूवर्ड्स टू राइट, और बीटा डी ग्लूकोज में कहां है, जो मैंने अभी अभी बताया, दैट इज लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। अब आगे की कहानी, तो जो ऐसे पेयर्स हैं स्टीरियो आइसोमर्स के विच डिफर्स इन कॉन्फिगरेशन, such pairs of isomers which differs in configuration around carbon number 1 are called as anomers, ठीक है, and the carbon number 1 is called anomeric carbon और ग्लाइकोसिडिक कार्बन, ये तो आपको समझनी है। ओके, यानी कि अभी जो हमने पेयर देखा, both pairs are differ in configuration known as anomers, both are stereoisomers, and these anomers having anomeric carbon, and which is your carbon number 1 only, okay, and that is also known as glycosidic carbon, ठीक है, that is known as glycosidic carbon। आइए, now अब हम बात करते हैं आगे की। सो मोनोसैकेराइड की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं कैन बी बेटर रिप्रेजेंट बाय होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले। आप लोगों ने होवर्थ प्रोजेक्शन नहीं सुना होगा, क्यों?
क्योंकि हम लोग 11th क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रोजेक्शंस की बात करते हैं, सोहर्स, फिशर, न्यूमान, है ना। आइए देखते हैं मोनोमर्स की, जो मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड के साइक्लिक स्ट्रक्चर की, सुनना, मोनोसैकेराइड के साइक्लिक स्ट्रक्चर को बेटर रिप्रेजेंट किया जा सकता है किससे, होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले से। एग्जाम्पल के लिए अवेलेबल है फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भाई हमारे पास है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ये साला बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बना कैसे? अरे मेरे भाई 5 मेंबर्ड कार्बन होगा तो फ्यूरान जैसी स्ट्रक्चर बनी होगी, तो फ्यूरानोज कह रहे हैं। फ्यूरानोज में बीटा क्यों लग रहा है? क्योंकि कार्बन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो भैया यहाँ पहले से ही CH2OH है, अब क्या करेंगे कार्बन नंबर 2 पे, नहीं समझे मेरी बात भैया। ये फ्रक्टा फ्यूरानोज है कौन, सोचो जरा, लॉजिकली दिमाग लगाइए। अभी आपसे दिमाग नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आप में दिमाग नहीं है। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनना, ठीक है। CH2OH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, फिर एक और कार्बन आया ये वाला OH, H, फिर एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, यहाँ पर H, OH, और अरे यार जगह भी तो नहीं है, कैसे बनाए, इस पूरे को मिटा लेते हैं यार, और कहीं जगह नहीं है दिख रही मेरे को, यहाँ बना देता हूँ यार, ठीक है। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया, यहाँ पे आएगा OH, ये H, ठीक है, फिर C, ये H, ये OH, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी H है, जस्ट अ मिनट, H, और ये अरे ये C, H, ठीक है, यहाँ पे OH है, और ये CH2OH। अब बताता हूँ क्या सीन है, अब बताता हूँ क्या सीन है भाई। ये यहाँ पे गया, ये माइनस हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, और इसने अटैक किया इसके ऊपर, क्या बना आपका बीटा डी फ्यूरानोज बना, लाइक दिस, ऑक्सीजन ये रही, ठीक है। तो ये है भाई 5 मेंबर साइक्लिक रिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये है आपका कार्बन नंबर 2 जिसे मैं बीटा कार्बन कह रहा हूं, ठीक है, समझ गए होगे अब तक। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, म्यूटा रोटेशन के बारे में। किसके बारे में, म्यूटा रोटेशन के बारे में। देखते हैं म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ठीक है। मान लो आपके पास अवेलेबल है ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सो ग्लूकोज की 2 आइसोमेरिक फॉर्म है आपके पास, ग्लूकोज की आपके पास 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। ग्लूकोज की 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म अवेलेबल है, कौन कौन सी भाई? एक है आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज और एक है आपके पास बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और ये दोनों ही आइसोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं सेपरेट क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और बीटा डी ग्लूकोज भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब तो दोनों ही का क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो बोथ हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक रोटेशन, कॉमन सेंस वाली बात है ये, ठीक है।
both having different melting point and specific rotation. So अब मेरी बात अच्छे से सुनना, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज व्हाट गाइस 419 केल्विन, ठीक है, विथ व्हाट, विथ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ पॉजिटिव 112 डिग्री, जबकि बीटा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज व्हाट 424 केल्विन। हो गया डिफरेंट, ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, ओनली +90 डिग्री। हो गया डिफरेंट। सो हाउएवर व्हेन आइदर ऑफ दीज टू फॉर्म इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इन दोनों फॉर्म को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, किस किस के, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स जो हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन क्रिएट करती हैं, लाइक दिस। भाई ये आपके पास अवेलेबल था क्या, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये आपके पास अवेलेबल क्या था, बीटा डी ग्लूकोज। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट, दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन डिफरेंट, ठीक है। सो जो अल्फा डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये बीटा डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर मैं देखूं तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट 30 है, 36 है, एंड दिस इज दी 64। इन दोनों के मिक्सचर से बिकॉज ये जो है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म रहती है, ठीक है, 0.01% ओपन चेन फॉर्म है। समझ में आ गई। नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, तो हो गया 36 फॉर अल्फा डी ग्लूकोज एंड 64 इज फॉर बीटा डी ग्लूकोज, ओके, एंड स्पेसिफिक रोटेशन इज अबाउट टू +52.7 डिग्री इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। याद रखना ये बात तो, ठीक है। सो जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज था, परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन उसका 36 था, ये इक्विलिब्रियम पर था किसके साथ, अभी जस्ट मैंने स्ट्रक्चर वाइज बताया, ये किसके साथ था, ओपन चेन फॉर्म के साथ था। एक्यूरेसी थी, परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन था 0.01 या फिर 0.02%, ठीक है, किसके साथ, और आगे फर्दर ये इक्विलिब्रियम पर है, ये है आपके बीटा डी ग्लूकोज के साथ जिसका परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन 64 था, ठीक है। यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन था 112 डिग्री और आपके बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन था +90 डिग्री। सो अगर मैं इक्विलिब्रियम पर स्पेसिफिक रोटेशन की बात करूं तो ये कितना था, +52.7 डिग्री। सो यहाँ पर मैं बात करूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा और डी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक रोटेशन। ये जान जाओ, आइडेंटिटी है, ये नोटेशन है, ठीक है। सो गाइस स्पेसिफिक रोटेशन में इस टाइप का चेंज जो है, ठीक है, कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने का संकेत देता है। मैं क्या बोल रहा हूं, दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन सॉल्यूशन विथ टाइम, समय के साथ, ठीक है, टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। इसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। जब किसी कंपाउंड में, और वो कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन इस टाइप का चेंज देखता है, सो इक्विलिब्रियम पर उसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस आने वाली हैं, जरा देख लिया जाए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे बेटा रेड फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट है ये।
So guys, with red phosphorus in the presence of hydrogen iodide, so it undergoes reduction because this is my reducing agent and it will create an hexane, okay, while with sodium amalgam it will create or it will form sorbitol. समझ में आ रही मेरी बात? जब ग्लूकोज को रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराया तो इसने बनाया एन हेक्सेन, लेकिन जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन सोडियम अमलगम से कराई तो इसने बनाया सॉर्बिटॉल। क्या होता है सॉर्बिटॉल? CH2OH आपस में कनेक्टेड है कितनी टाइम्स? 6 टाइम्स। समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़ते हैं भाई। फिर हम देखेंगे यहां पर अगली केमिकल रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन यानी कि NH2OH के साथ। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ कराई तो क्या बना? ग्लूकोज ऑक्साइम बना है। क्या बना है बेटा? ग्लूकोज ऑक्साइम। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी तो आपको ग्लूकोज ही समझ नहीं आ रहा होगा। ग्लूकोज कैसे समझोगे? C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये है आपका CH2OH वाला पार्ट, इसको बोल देता हूं मैं 4 टाइम्स, नीचे लटका दिया है मैंने CH2OH। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई क्या देगा? कहीं ना कहीं मुझे दिखाई क्या देगा कि भैया मेरा वाटर तो निकला चला, ये मेरा वाटर निकल गया, NH2 जुड़ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? आया ना? वाटर तो था अपना, गया। वाटर जाएगा क्या? देखो गलत तरीके से भेजा है मैंने वाटर को, ऐसे नहीं जाएगा चचा, आप लोग गलत समझ बैठे, मैं वही तो देख रहा हूं। देखो वाटर जाएगा कैसे? ये NH2 के हाइड्रोजन उठा के ले जाएंगे वाटर को और वो NOH लगा रह जाएगा। यह है ग्लूकोज ऑक्साइड। फिर हम देखेंगे भैया HCN के साथ। तो HCN के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट देता है और वो एडिशन प्रोडक्ट कौन सा होता है भैया? साइनोहाइड्रिन। यानी कि ग्लूकोज ने जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करी तो इसने बनाया ग्लूकोज साइनोहाइड्राइन। यानी कि यहां पर अब आ जाएगा खोपड़ी पे साइनाइड ग्रुप। कौन आ जाएगा बेटा? खोपड़ी पे साइनाइड ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो बेटा जब आपके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। यानी कि ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विथ Br2 इट विल गिव ग्लूकोनिक एसिड। और ब्रोमीन के साथ भी नहीं, ब्रोमीन वाटर के साथ। सीधी सिंपल सी बात है भैया, H2O तो लिख ही लो। ठीक है, तो जब आपके रिस्पेक्टिव ग्लूकोज ने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करी, it will give gluconic acid, aldehyde group will converted into carboxylic group। भैया जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप था आपका, ठीक है, जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप था इट विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन HNO3 में कराई, नाइट्रिक एसिड जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट विल कन्वर्टेड अगेन व्हाट गाइस? इट विल कन्वर्टेड अगेन इन दिस, यानी कि ग्लूकारिक एसिड में बदल जाएगा। ये अल्कोहल किस में बदल गया? कार्बोक्सिलिक में बदल गया। अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक में बदल गया भाई, CH2OH भी COOH में बदल गया। तो ये है आपकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसकी? ग्लूकोज की। पहली बार ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराई, बना ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन HNO3 से कराई, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, क्या बना? ग्लूकारिक एसिड। समझ में आई मेरी बात? फिर हम बात करते हैं भैया टॉलेन रिएजेंट की। टॉलेन रिएजेंट और फेलिन रिएजेंट के साथ ग्लूकोज जनरली सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और रेड कलर की प्रेसिपिटेट बनाता है कॉपर ऑक्साइड की। भैया आपके पास, अरे एक काम करो, इसको भी ऐसे लिख लो। मान लो कि तुम्हारे पास था ये तुम्हारा ग्लूकोज, अब बार बार पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा यार, नाम ही लिख लो, मैं तो थक गया यार। ग्लूकोज था तुम्हारा, टॉलेन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले टॉलेन की बात कर लेते हैं और यहीं कहीं फेलिंग की बात कर लो। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? क्या तुम्हें दे लेगा? सिल्वर मिरर टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है,
with Tollens reagent and filling solution glucose forms silver mirror and red ppt. सिल्वर मिरर टॉलेन के साथ, रेड पीपीटी फेलिंग के साथ, ठीक है। सिल्वर मिरर अलग और रेड पीपीटी अलग, ठीक है। और ये जो रेड पीपीटी है किसका है तुम्हारे पास, Cu2O का, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगली केमिकल रिएक्शन की, और वो है किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ आपका ग्लूकोज ग्लूकासोजोन देता है, क्या देता है, ग्लूकोसाजोन, ठीक है। यह है आपके पास ग्लूकोज और यह है आपके पास आपका क्या, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन कैसा दिखता है मैं बता देता हूं भैया। सबसे पहले फिनाइल रिंग बना लो, ठीक है। अब जोड़ दो नाइट्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन से और एक तरफ NH2 से, हो गया NH2, ठीक है भैया। ग्लूकोज तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो भैया ये आपका फिनाइल हाइड्राजीन, जब ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करता है तब क्या बना रहा है, ये ग्लूकोसाजोन बना रहा है, ठीक है। और फिनाइल हाइड्राजीन के भी कितने यूनिट लेने हैं मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, ठीक है। कितनी बार दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए कितने यूनिट लेने हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अगली चीज की तरफ। अगली चीज क्या है बेटा, ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन, ठीक है। अब ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, when a small amount of gaseous HCl passed into a solution of D-glucose in methanol, सुनना जरा, मीथेनॉल CH3OH, इसकी प्रेजेंस में अल्फा डी ग्लूकोज पर, मीथेनॉल की प्रेजेंस में अल्फा डी ग्लूकोज के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस का स्मॉल अमाउंट पास किया जा रहा है, ठीक है। A reaction take place that result in the formation of what, anomeric methyl acetal बनेगा, देख लो भैया। आपके पास अवेलेबल है अल्फा डी ग्लूकोज, जिसे जनरली पायरानोज भी कहते हैं। जब मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में HCl, इसको मैं ठीक कर देता हूं बेटा, HCl है ये, CHL नहीं है। HCl पास कराओगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड या फिर मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपायरानोसाइड, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, आपको दिखाई दे रहा होगा चचा, ये है अल्फा। अगर ये ऊपर की साइड होता, यानी कि यही चीज अगर ऐसे होती तो ये बीटा हो जाता, ये बीटा हो जाता, ठीक है। अब आगे की कहानी भैया, इस उंगली को देखो, ये दिखा क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट एसिटल जनरली आर कॉल्ड ग्लाइकोसाइड्स। बाप रे बाप, मेरे को तो पता ही नहीं था। कार्बोहाइड्रेट एसिटल्स को जनरली ग्लाइकोसाइड कहते हैं, एंड एन एसिटल ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोसाइड। बहुत बढ़िया यार, कार्बोहाइड्रेट के एसिटल जनरली कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड, और एसिटल ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज के जो एसिटल है, ग्लूकोज के एसिटल जनरली ग्लूकोसाइड कहलाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। भैया आप लोगों ने फिशर सिंथेसिस का नाम नहीं सुना, शायद प्रोजेक्शन का नाम जरूर सुना है। सो हम बात करने वाले हैं क्लेयानी फिशर सिंथेसिस की। भैया क्लेयानी फिशर सिंथेसिस क्या है जरा देखें। एक ऐसी सिंथेसिस, सुनना, द सिंथेसिस रूट फॉर द असेंडिंग द सीरीज ऑफ एल्डोज की एक कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, जो कि डेवलप की थी हेनरिच क्लेयानी ने एंड ई फिशर ने 1990 में।